हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा में। चलो भाई, जो पूरे जोश में हो, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया पार्ट नंबर 5। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? पार्ट नंबर 5 आज स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता कैसे है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं। इस डायग्राम से हमें ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसके लिए बेटा 3 साइट होती है। कितनी साइट होती है? 3 साइट होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले एक्सचेंज कहाँ होगा? एल्विलाई में। कहाँ एक्सचेंज होता है? एल्वियोलाई में। इसीलिए एल्वियोलाई क्या है? हमारी प्राइमरी साइट है। किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। देन उसके बाद क्या होता है? ब्लड हमारा एल्वियोलाई से कहाँ जा रहा है? यहाँ से ब्लड की तरफ। जो एयर है वो कहाँ जा रही है? ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ जा रही है। तो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड क्या है? क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। देन इसके बाद हमारी गैस कहाँ पहुंच जाती है? टिश्यू के पास पहुंच जाती है। और यही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये कहाँ, कितनी जगह पर होता है? 3 प्लेसेस पर होता है। साथ में हम पे यहाँ पढ़ना होगा कि जो गैसेस है उनका एक्सचेंज होता कैसे है। जो गैस है यहाँ से, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक कैसे पहुंच रही है? तो कैसे पहुंचती है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे पहुंचती है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। देन सिंपल डिफ्यूजन से जब होता है तो कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में। डिफ्यूजन कैसे होगा? हाई टू लो कंसंट्रेशन में होगा। अब और कौन कौन से फैक्टर है जो इस डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? किस ये कौन कौन से बेसिस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बेस्ड ऑन किस किस के ऊपर बेस्ड होता है? फर्स्ट हमारे आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि भाई कंसंट्रेशन कितनी है उसके बेसिस पर होगा। सेकंड हमारा आएगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। क्या आएगा सेकंड हमारा? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। देन इससे नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, या बोले या फिर हम लास्ट वन जो हमारा है वो होता है मेम्ब्रेन की थिकनेस। मेम्ब्रेन थिकनेस। जो मेम्ब्रेन थिकनेस है वो देखी जाती है कि कितनी, जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है, और उसी बेसिस पर क्या होता है? डिफ्यूजन हो पाता है। अब इस डिफ्यूजन जब ये होता है तो यहाँ पर आपको एक यूनिट दिखाई दे रही होगी, पी। पी क्या है? ये पी, ये होता है बेटा पार्शियल प्रेशर। क्या होता है ये? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं हम? एक हमारे पास ये एक मिक्सचर है गैसेस का। यहाँ पर बहुत सारी गैस है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। बहुत सारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसमें से हम एक ऑक्सीजन के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमारी बात आती है, यहाँ पर हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है, या फिर हम बोले इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में जो गैस का प्रेशर रहता है बेटा वो रहता है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं 54 to 59 mmHg। mmHg क्या है? जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर, तो वो कितना उठता है? 0.3 mmHg। अब 0.3 mmHg अगर इतना कम प्रेशर है तो आप
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे अंदर नहीं आएगी, इसका आप अंदाजा आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची जाती है, हमारी एल्विलाई में पहुंच जाती है। अब एल्विलाई में जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहता है, 104 mmHg जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारी एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन है यहाँ से कहाँ आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू हमारी पल्मोनरी वेन में, जो हमारे लंग्स के वहां से जो वेन जाती है उसके अंदर एयर आएगी। तो उसके अंदर जो एयर आई, पल्मोनरी वेन के अंदर जो एयर आती है उसका अमाउंट डिपेंड करेगा एल्वोलर मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर, एल्वोलर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये कितनी होती है, ये होती है लेस देन 1 mm। कितनी होती है, 1 mm से भी कम हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। अब मेम्ब्रेन के बारे में बात बाद में करेंगे, अभी प्रेशर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब जब हमारे एल्वेलर एयर जब पल्मोनरी वेन में आती है तो इसका प्रेशर कितना रहता है, 95 mmHg। कितना रहेगा, 95 mmHg। या फिर हम बोले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो प्रेशर है वो कितना होता है, 95 mmHg। यहाँ पर भी सेम यही लिखा है। और वहीं पर जो अगर हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो वो कितना होता है, 40 mmHg। कितना होता है, 40 mmHg। जब ये हमारे टिश्यू के पास आती है तो टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना होता है, 45 mmHg होता है। और वहीं पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mmHg होता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू के अंदर चली जाती है और CO2 वहां से रिलीज हो जाती है। और वो हम कहाँ आ जाती है, हमारी वेन के अंदर आ जाती है, सिस्टमेटिक वेन के अंदर आ जाती है। या फिर हम बोले वहां पर जो हमारा ब्लड है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और यही अमाउंट ऑफ एयर कहाँ जाती है, घूम के हमारे एल्वेलाई तक पहुंचती है। और जब एल्वेलाई में यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर CO2 का प्रेशर कितना है, 45 है। और O2 का प्रेशर कितना है, 40 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये जो एयर है ये वापिस से कहाँ चली जाएगी, हमारी एल्वेलाई के पास चली जाएगी। सेम यही यहाँ लिखा हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 59 और CO2 की बात करते हैं तो 0.3। अगर हम एल्वेलाई में आए थे तो कितना हो गया था, 104 हो गया था। और यहाँ पर कितना था, 40 था। फिर उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी थी। कितना था यहाँ पर, 95 था और 40 था। इसके बाद अगर हम टिश्यू में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना है, 40 है। और CO2 कितना, 45 है। टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल रहता है, बराबर रहता है। इसी कारण क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा जो टिश्यू है वहां पर ऑक्सीजन जा पाती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। देखो जो मैंने बताया वही सब यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जो एल्वेलाई है वो क्या हमारी प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ पर होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बेस्ड होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर और एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर। ये सभी फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। इसके बाद मैंने आपको पार्शियल प्रेशर भी बताया था कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें से हम एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, पार्शियल प्रेशर नाम का एक वर्ड लगा देते हैं जो एक स्पेसिफिक गैस को रिप्रेजेंट करता है। देन इस डायग्राम के बारे में हमने देख लिया था। अब हमारा लास्ट पोर्शन आता है
कि जो हमारी गैस थी उसके वहां पर हमने देखा था कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रेशर ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन की थिकनेस और सोल्युबिलिटी। सबसे पहले हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जो हम अगर सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो CO2 क्या होता है, 20 to 25% हायर क्या होती है, सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ आया। ब्लड में अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो CO2 20 to 25% ज्यादा सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देन इसके बाद हमारा आता है डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की थिकनेस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेजरली 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखो सबसे पहले ये क्या है, हमारी एल्विलाई है। तो जो हमारी ये एल्विलाई है इसकी जो मेम्ब्रेन बनी होगी, हमने क्या पढ़ा अभी तक, एपिथेलियम से बनी हुई रहती। किससे रहती है, एपिथेलियम से बनी हुई रहती है। और अगर आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने स्क्वैमस एपिथेलियम एक नाम पढ़ा होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहां पर डिफ्यूजन हो सकता है या फिर जहां पर रिलीज हो सकता है, कोई किसी चीज का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, वहां पर क्या, कौन सा हमें एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है, एपिथेलियम टिश्यू हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं, अगर यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, हमारे ब्लड की, हमारे जो एल्विलाई थी, मान लो ये हमारी एल्विलाई है, तो इसके ऊपर क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल रहेगी। जो ये ब्लड वेसल है ये किसकी बनी हुई होती है, अब बात इस चीज पर आ जाती है, क्योंकि इस ये भी क्या करेगी, एक थिकनेस प्रोवाइड करेंगी जो ऑक्सीजन है उसे डिफ्यूज होने में। तो ये किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की बनी हुई यहाँ पर हमें ब्लड वेसल दिखाई देती है। या फिर हम बोले जो ब्लड कैपिलरी है वो हमें यहाँ पर किसकी मिलती है, एंडोथीलियम की मिलती है। और इसके बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये भी क्या होती है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। किसकी होती है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। देखो 3 मेम्ब्रेन हमें पढ़नी है, कितनी मेम्ब्रेन हमें पढ़नी है, 3 मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, 3 मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। पहली, सबसे पहले क्या, एल्विलाई की। एल्विलाई की अगर हम बात करते किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। उसके बाद क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद कैपिलरी की मेम्ब्रेन है जो एंडोथीलियम से बनी हुई होती है। यहां तक आप लोगों को समझ आया है। यही एनसीईआरटी मेंशन करती है कि एंडोथीलियम से बनी हुई एल्वेलर कैपिलरीज पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो किससे बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। और साथ में ये सब मिलके क्या करते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करते, कितनी 1 mm से भी कम थिकनेस यहाँ पर होती है। ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ, हमारी बॉडी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होंगे तभी डिफ्यूजन हो पाता है। तो ये कहाँ हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है वो हमने किसके थ्रू पढ़ा था, ब्लड के थ्रू पढ़ा था। क्या ब्लड में ऐसे ही मिक्स होके ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक पहुंच जाती है, ऐसा तो नहीं होता होगा, कुछ तो फैक्टर यहाँ होते होंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे आरबीसी के थ्रू पहुंचती है, मतलब कि हमारे रेड ब्लड जो कैपिलरीज या फिर सेल्स हैं उनके थ्रू पहुंचती है। रेस्ट 3% जो ऑक्सीजन है वो हमारे प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, और ऐसे करके ये कहाँ पहुंच जाती है, हमारे टिश्यू तक पहुंच जाती है। अब जो टिश्यू है वहां पर हमें क्या मिलेगी, हाई कंसंट्रेशन मिलेगी, किसकी,
CO2 की। अब ये CO2 क्या करेगी, ये 3 फॉर्म में हमारे जो टिश्यू है वहां से ब्लड तक, वहां से कहाँ तक आएगी, हमारी एल्विलाई तक आएगी। तो कैसे आएगी, सबसे पहले ये क्या करेगी, बाइकार्बोनेट बनाएगी। क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट बनाएगी। और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितना, 70%। देन 20 to 25% हमने पढ़ा क्या कैसे जाती है, ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और रेस्ट जो हमारी बच गई 3 to 7% हम बोल देते हैं, वो क्या करती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। और वो कहाँ पहुंच जाती है, हमारी एल्वेलाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद क्या आता है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें आरबीसी की, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, ऐसे करके 4 सब यूनिट रहती है। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, 4 आयरन को पकड़े हुए रहती है। इसके ऊपर क्या रहते हैं, आयरन पिगमेंट रहते हैं। ये हमने आयरन पिगमेंट बना दिए। और यही आयरन पिगमेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते, क्या करते जाते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते, या फिर हम बोले ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, कहाँ पर, एल्वियोलाई से, कहाँ से, एल्वियोलाई टू टिश्यू। कहाँ से, एल्वियोलाई टू टिश्यू में अगर हमारी ऑक्सीजन जा रही है तो वो कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके कितनी जाएगी, 92% जाएगी। और इसके बाद जो रेस्ट हमारे 7% जो बच गई, 7 to 8%, जो 7 to 8% है, यह क्या करती है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती, क्या करती है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। और तब ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसे ट्रांसपोर्ट कर होने के लिए कुछ फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या होता है, लो होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कम होगी, मतलब लो होगी। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पीएच क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी। और ये सब कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और ये सब कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, एल्वियोलाई में देखने को मिलती है। अगर ये सब कंडीशन होंगी तो क्या होगी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो ये क्या बना लेगी, तो ये क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। समझ आया यहाँ तक। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू में इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट कहाँ हमें देखने को मिलेगा, टिश्यू में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई हो जाएगा। अगर CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर यहाँ हाई हो गया तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और अगर ये हाई हो गया तो टेम्परेचर भी यहाँ हमें हाई देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए तो हमारा पीएच लो हो जाएगा, हमारा पीएच लो हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन हो गई,
अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो हमारा जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर गया था और इसने क्या बना लिया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया था, ये टूट जाएगा। क्या होगा, ये टूट जाएगा और यहाँ पर क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की, अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, जो इन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर इसे हम देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि जो जो मैंने बताया वो सब पहले तो यहाँ लिखा, एक बार ये देख लो, फिर इस ग्राफ की बात करते हैं। इन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जो हम इंटरफेयर करेंगे ऑक्सीजन की बाइंडिंग में, और जो सिग्मोइड कर्व है उसके ऊपर भी इनका एक इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि अगर हाई कंसंट्रेशन है, अगर हाई कंसंट्रेशन है किसकी, CO2 की, और हाई कंसंट्रेशन फिर किसकी मिलेगी हमें, हाइड्रोजन आयन की और टेम्परेचर की, ये क्या करेगा, डिसोशिएट कर देगा किसे, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को ये क्या कर देगा, डिसोशिएट कर देगा, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन क्या होती है, बाउंड हो रही है किससे, हीमोग्लोबिन से। ये कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है, और जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ होता है, हमारे टिश्यू के अंदर हमें डिसोसिएशन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें एल्विलाई की, तो एल्विलाई में CO2 जो है वो कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन भी आयन कम होंगे और टेम्परेचर भी कम होगा। अगर हम बात करें कि एक 100 ml जो ब्लड है वो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है हमारी बॉडी को, तो कितना करता है, 5 ml। कितना करता है, 5 ml। और ट्रांसपोर्ट कितना करता है, 20 ml। और ट्रांसपोर्ट कितना करता है, 20 ml। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारा जो हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और कहाँ पहुंच गया, हमारे लंग्स के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया, तो ये फिर से टूट गया। तो ये फिर से टूट गया कहाँ, किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। अगर ये कंडीशन है तो ये कहाँ हो रही है, हमारे लंग्स के अंदर हो रही है। और कंडीशन अगर ये हो जा रही है तो ये हमारे कहाँ होगी, टिश्यू के अंदर होगी। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये यहाँ पर क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्यों बना लेगा और कितना % बना लेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, कार्ब हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर देगा ऑक्सीजन से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। अगर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है तो कितना बनेगा, 20 to 25% बन जाएगा। और कब बनेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। अगर ऐसा होता है तब क्या हो जाता है, हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ
कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाती है और यही कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। कहाँ पर डिलीवर करता है? हमारी एल्विलाई में डिलीवर करता है। कहाँ करता है? एल्विलाई में डिलीवर करता है। अब बात करती है हमारी आरबीसी की। जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, यहां पर अगर हम बात करें, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या? कार्ब कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखो यहां पर हमारा एंजाइम मेंशन किया है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कौन क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है जो लार्ज, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है आरबीसी के अंदर। तो ये क्या करता है? CO2 प्लस H2O जब आता है तो ये क्या बना देता है? यहां पर ये बना देता है H2CO3। अब ये क्या है? ये अनस्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम काम करता है और ये क्या बना देता है? HCO3 नेगेटिव बना देता है, प्लस हाइड्रोजन आयन बना देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। और ये आयन अगर आरबीसी के अंदर रहा, अगर ये आयन आरबीसी के अंदर रहा तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से इसके ऊपर एक्ट करेगा। इसीलिए ये डरता हुआ क्या करता है? मान लो ये हमारी आरबीसी है, ये हमारी क्या थी? ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी के अंदर ऐसा होता रहता है। तो ये क्या करता है? हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है, जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है, ये हमारी सेल से, हमारी आरबीसी से बाहर आ जाता है। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारी आरबीसी से बाहर आ जाता है। और बाहर जब ये आता है, जब ये आरबीसी से बाहर आता है तो इसे कौन मिलता है? आरबीसी से बाहर जब ये आता है, बाहर क्या मिलता है? बाहर हमारा कौन रहेगा? बाहर हमारा NaCl रहता है। बाहर हमारा NaCl रहता है। अब ये बोलता है भाई मुझे बचा ले, मैं अंदर से बाहर भाग के आ गया, मुझे बचा ले। अब बोलता है कि भाई मैं बचा लूंगा तुझे, मैं बचा लूंगा तुझे, मैं इसे छोड़ दूंगा। सोडियम बोलता है मैं क्लोराइड को छोड़ दूंगा पर तुझे बचा लूंगा। जब ये क्लोराइड को छोड़ता है तो क्लोराइड भाग के अंदर चला जाता है। क्लोराइड भाग के अंदर चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोल देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में लैला मजनू वाला प्यार हो जाता है और ये क्या बना लेता है? NaOC सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ जाते हैं? हमारी एल्वियोलाई के पास जाते। कहाँ जाते हैं? हमारी एल्वियोलाई के पास जाते हैं और वहां जाके ये सेपरेट हो जाते हैं। अब हमारा क्या हुआ? हमने पढ़ा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारी जो 70% जो CO2 है, जो हमारी 70% CO2 थी, वो कैसे जा रही है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जा रही है। और हमारी 25% बोल सकते हैं या फिर 20 to 25% जो CO2 है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रही है। और इसके बाद जो रेस्ट हमारे पास बच जाते 3 to 7% जो बच गई, ये क्या करती है? प्लाज्मा में डिजोल्व होके कहाँ पहुंच जाती है? हमारी एल्वेलाई के पास पहुंच जाते हैं। यही सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लेना।